हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन। और व्यूअर्स, हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को पढ़ रहे हैं और एक्ट्स पर हैं। और एक्ट्स में डेफिनेटली हम कन्वेंशनल 3 एक्ट्स को हमने कहा था कि ये बेसिकली फेजेस होती हैं जिसे हम एक्ट समझ कर बैठे हुए हैं। और हम अब एक्ट्स को एक्चुअल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने कहा था कि 6 एक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी अगर आप कामयाब फिल्में देखें उसके अंदर, तो उसमें से ये चीज़ ड्राइव की गई है। यानी हमने 2 एक्ट्स तक अपने लेक्चर को ख़त्म कर लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने एक्ट 2 को जो है एग्जाम्पल्स के साथ, फिल्म के एग्जाम्पल के साथ जोड़कर देखा था कि कहाँ पर क्या चीज़ फिट होती है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्ट 3 क्या होता है। और हमने कहा था कि बेसिकली होता है स्टम्बलिंग इनटू द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट, यानी कि सेंट्रल कन्फ्लिक्ट की तरफ घुसना, की तरफ जाना, या उस पर, यानी कि पूरा आप समझे सेंट्रल कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन स्टम्बलिंग है, आप स्टम्बल हो रहे हैं उसकी तरफ। तो व्यूअर्स, ये एक्ट 3 है और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स एक्ट 3 के आते हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो व्यूअर्स, अभी तक हमने देखा था कि जो कैरेक्टर है वो इनडायरेक्टली अपने अगेंस्ट फोर्सेस से मिला था, या आप ये कह सकते हैं कि अभी तक उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बड़ा इनडायरेक्ट था। लेकिन अब एक्ट 3 में जब वो आएगा तो ये शायद फर्स्ट टाइम अपने एंटेगनिस्ट के जो है फेस करेगा, एंटेगनिस्ट के, या जो भी उसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा उसको वो फर्स्ट टाइम उसकी शक्ल को पूरी तरह देख पाएगा। और व्यूअर्स, हमने देखा था कि एक्ट 2 में कमिटमेंट जब कैरेक्टर ने की थी कि वो एक्चुअल स्टोरी की तरफ जाना चाहता है, ये उसकी कमिटमेंट थी कि वो एक्चुअल स्टोरी की तरफ जाएगा तो बेसिकली सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा, या जो भी उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट होगा। इट मीन्स कि एक्ट 2 में कमिटमेंट पर, टर्निंग पॉइंट पर, जब उसने एक वादा किया खुद से कि ये कमिट किया उसने कि अब वो एक्चुअल इवेंट्स और स्टोरी की तरफ जाएगा, तो ही विल गोइंग टू हिट दी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट आल्सो। तो व्हाट्सएप में ये चीज़ हमारे ग्रुप में पूछी जा रही थी कि सर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो व्यूअर्स, ये हर स्टोरी का अपना एक सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं एट द फेस ऑफ एक क्वेश्चन के नहीं बता सकता कि क्या सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी स्टोरी का। डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर राइटिंग। इट मीन्स कि हमने जब प्रेमिस लाइन में अपने कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा था तो हमने रेजिस्टेंस में उस चीज़ को पढ़ा था, और फिर हमने कहा था कि ये दूसरे लफ्ज़ों में जो उसका मेन गोल होगा, ठीक है, जो भी उसका डिज़ायर होगा, मेन गोल होगा, उसके अगेंस्ट जो फोर्स आ रही होगी वो उसका मेन कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि जो उसके लिंक गोल्स होंगे, ठीक है, जो लिंक गोल्स होंगे वो उसके सेंट्रल, या जो उसका मेन गोल है उससे वो बेसिकली लिंक करते होंगे। ये चीज़ें हमने जो है प्रेमिस लाइन में भी पढ़ी थी और एक्ट्स में भी हमने इसको दूसरे तरीके से पढ़ा था। तो मैंने आपको कहा था कि दोनों तरीक़ों से आप इसको देख के मर्ज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, जो भी आपको मेथड आसान लगता है। और उन दोनों मेथड्स को आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि एक को मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ दूसरे पे, कि नहीं, ये आपने खुद ही डिवाइस करना है कि किस तरह आपने इन दोनों को मिला लेना है आपस में, किस तरीके से ये आप पर है, ठीक है। लेकिन एनी हाउ कोशिश यही मैंने की है कि एक्ट स्ट्रक्चर में भी हम बेसिकली स्टोरी डेवलपमेंट की कुछ चीज़ों को देखें, लेकिन ये प्योरली स्टोरी डेवलपमेंट नहीं है, स्ट्रक्चर है। व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, जो हम शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके अंदर ये वाले स्ट्रक्चर, ये चीज़ें नहीं फिट हो सकती। लिहाजा ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आप शॉर्ट फिल्म में अपने प्रेमिस लाइन को या अपने एक्ट 6 एक्ट स्ट्रक्चर को फिट नहीं उस तरीके से कर सकते। उसके अंदर देखिए, शॉर्ट फिल्म 1 मिनट की भी हो सकती है, शॉर्ट फिल्म 30-35 मिनट्स की, 40 मिनट्स तक की भी हो सकती है। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें फिट करना बहुत मुश्किल होगा, चूँकि आपको इतना टाइम नहीं है। तो उसको जो है वो आपने मोमेंटम के साथ करना है,
आपको ये ज़रूर पता होगा कि उसके अंदर भी आपका एंटागनिस्ट क्या है और आपका हीरो जो है उसका डिज़ायर क्या है। ये मेन चीज़ें 2-3 आपको उसमें पता होंगी, बस दैट इज़ वेयर यू हैव टू राइट। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। कमिंग बैक टू माई लेक्चर, अब हम देखते हैं कि इट मीन्स कि जब वो ये कमिटमेंट कर लेता था अपने सेकंड एक्ट में कि ही विल गोइंग इनटू द स्टोरी इवन बाय हिमसेल्फ, और यही मैंने कहा था कि यही एक एक्टिव कैरेक्टर का काम होता है। तो अब उसको डेफिनेटली जब वो मेन एक स्ट्रीम में आया तो उसको फिर एक मेन कॉन्फ्लिक्ट का सामना होगा, और यहाँ पर इसको हम फिर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। वो स्टोरी का जनरे कुछ भी हो, इसको ईजी करने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, स्टोरी का जनरे कुछ भी हो, वो लव स्टोरी है, वो रोमांस है, वो फिक्शन है, वो थ्रिलर है, कुछ भी है, वो जानवर कुछ भी हो, मोस्ट 99% ऑफ द केसेस में ये कन्फ्लिक्ट दो पार्टीज के दरमियान होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। या वो होता पकता पकता बॉयल होकर वो दो ही फोर्सेस के दरमियान आके हल या होना होता है उसको। क्यों? क्योंकि बेसिकली दो फोर्सेस होंगे, दो पार्टीज होंगी, म्यूचुअल पार्टीज होंगी कि जो कि एक गोल को हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उनको रिजॉल्व जो है वो फिर म्यूचुअल ही आके में समझ में आएगा कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो वो जो हासिल करना चाह रहे हैं, दोनों पार्टीज जो गोल हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो आपस में कन्फ्लिक्ट में एक दूसरे से। तो लिहाजा मोस्ट ऑफ द केसेस में इट कम्स डाउन टू बॉइलिंग टू दी टू म्यूचुअल पार्टीज परस्यूइंग फॉर दी गोल्स। इसका मतलब है कि अगर एक पार्टी ने सक्सेसफुल होना है तो फिर एक को फेल होना पड़ेगा, दोनों तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और यही वजह है कि फिर हम रेजोल्यूशन में पहुंचते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में व्यूअर्स देखें, अगर आपने ये टीवी शोज़ नहीं देखा, ये आप ज़रूर देखें। मतलब ये अमेरिका का वन ऑफ द फेवरेट शोज़ है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। चूँकि क्यों ये पसंद है, क्योंकि इसमें एक तो हिस्टोरिकल पीस में, यानी सारा फिक्शन है, ये एक तो पहले बता दूं, और इसमें साइंस फिक्शन है, और इसमें आपको हर किस्म का जो है जनरा मिलेगा, यानी साइंस फिक्शन मिलेगी आपको, उसके अंदर आपको बहुत सारा रोमांस मिलेगा, आपको जो है एनिमी और किस आर्मीज आपस में लड़ती हैं, जादू मिलेगा, और एवरीथिंग इज़ देयर, और आपको ड्रैगन्स मिलेंगे, एवरीथिंग आप अगर गेम ऑफ थ्रोन्स में देखें। इसलिए मुझे वो फेवरेट लगती है, इसलिए मेरे लिए मुझे शो पसंद है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मिलाकर एक बड़ा ही मजबूत जो है इसको शो बनाया है। तो ये ज़रूर आप देखें। तो हमने देखा था कि व्यूअर्स से नेड स्टार्क, जो कि स्टार्क फैमिली का लॉर्ड होता है विंटरफेल में, तो वो जब आता है किंग्स लैंडिंग में, जब उसको बुलाया जाता है एज ऑनर देकर, हैंड ऑफ द किंग बनाकर, तो उसका मकसद ये होता है कि वो ये पता करे कि उसको मेंटोर को किसने मारा है, ठीक है ना, यानी कि, और दूसरे लफ्ज़ों में उसका जो बेटा है, ठीक है ना, वो उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है बिल्डिंग से। तो वो लैनिस्टर्स जो कि इस टाइम आयरन थ्रोन पर काबिज हैं, ठीक है ना, उनके एक बंदे ने उसको गिराया होता है नीचे। तो वो एक उस चीज़ का उसको प्रूफ लेना है कि क्या, ठीक है। लेकिन दूसरे का जो लैनिस्टर्स की जो ख़ानदान है वो आयरन थ्रोन पर, यानी 7 किंगडम होगा। यानी कि अगर नेड स्टार्क का ये गोल है कि मैं अपने बेटे के उस बंदे को पकड़ूं, प्रूफ हासिल करूं कि जिसने उसको गिराया था उसको माजूर कर दिया था, और उसको ये खबर थी शायद वो मर गया। तो एक तो वो प्रूफ, और फिर जो उसका दोस्त था, मेंटोर था, उसको भी कत्ल किया गया था। तो इन दोनों के प्रूफ वो चाह रहा था, ये उसका गोल था नेड स्टार्क का, ठीक है। लेकिन लेनिस्टर ने क्या था कि उन्होंने आयरन थ्रोन पर काबिज रहना। तो ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं पूरे मसले को, तो लिहाजा उन्होंने उठा के नेड स्टार्क को जो है वो जेल में करके उसको उस पर गलत इल्ज़ाम लगा के, उसको धोखे में ला के उसका सर जो है वो उड़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये दोनों के एक्सक्लूसिव गोल्स थे, लेकिन थे वो म्यूचुअली, यानी कि आपस में वो रिलेट कर रहे थे। यानी अगर नेड स्टार्क को पता चल जाता कि उसका बेटे को गिराने वाला लेनिस्टर में से ही है, ये फलां बंदा है, तो इसका ना कि आपस में तो वो लिंक कर रहे हैं ना। तो ये एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव गोल्स थे, यानी एक का गोल दूसरे के गोल से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये जो टीवी शोज होते हैं व्यूअर्स, उसमें आपको बहुत सारी पैरेलल स्टोरीज चलानी पड़ती हैं, और फिर
खूबसूरती ये होती है कि आप उसको सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से मिला दें। मिसाल के तौर पे गेम ऑफ थ्रोन्स में जो सेंट्रल जो मसला था, बहुत सारे वहाँ पर ख़ानदान आप समझेंगे कबीले थे, या जिनको आप कह सकते हैं कि ट्राइब्स थी, जो कि आयरन थ्रोन पर काबज़ होना चाहते थे, उसको हासिल करना चाहते थे। तो उन सब की अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं, लेकिन वो सेंट्रल एक गोल से आके मिल गई हैं कि सब आयरन थ्रोन को हासिल करना चाहते हैं। और लैनिस्टर्स जो हैं वो आयरन थ्रोन को बचाना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। ओके, ये जस्ट बीच में कहा गया था, मैं आपको इस पर थोड़ा सा बता दूँ। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो भी हम एक्ट 3 में पढ़ रहे हैं, ये अभी तक हमने जो एक्ट में पढ़ा है, ये जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ये आउटर कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बिटवीन द टू फोर्सेस हैं। इसके अंदर इनर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा। एक्ट 2 तक अभी तक हमने कन्फ्लिक्ट को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन एक्ट 3 में कैरेक्टर जो गोल हासिल करने लगा है उसको अब बिल्कुल प्योर सामना है एंटेगोनिस्ट से। तो ये थर्ड एक्ट में आके बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब उसका दुश्मन कौन है और उसका गोल क्या है। और यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूँ व्यूअर्स के ये जो मैंने बात की है, इसका मतलब ये नहीं कि कैरेक्टर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो गया, ये स्टम्बल हो रहा है उसकी तरफ, ठीक है ना। यानी कि ये एग्जैक्टली सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में एंटर नहीं होगा एक्ट 3 में। अभी आपको आगे पता चल जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बट इट विल गोइंग टू स्टम्बल इनटू, यानी उसको कहते हैं ना, तो थोड़ा सा चस्का नजर आएगा उसके तरफ, थोड़ा सा उसको आइडिया होगा कि यार ये असल गेम यहाँ पर खड़ी है। गोया ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में जंप नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूँ, ये स्टम्बल कर रहा है। इसलिए हमने एक्ट 3 का नाम ही रखा है स्टम्बलिंग इनटू दी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। स्टम्बलिंग जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें अंदाजा हो गया कि बेसिकली वो चाह ही नहीं रहा कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाए। वो क्यों चाहेगा, ठीक है ना, वो क्यों चाहेगा कि वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाए, लिहाजा वो भी सिर्फ स्टम्बल ही हुआ है। तो जब वो स्टम्बल होगा व्यूअर्स, तो डेफिनेटली उसको अंदाज़ा होगा कि वो किसी ख़तरनाक मसले की तरफ जा रहा है। लेकिन चूँकि उस एक्ट, जब वो कमिटमेंट करके इस एक्ट में आया था, तो उसको अंदाज़ा नहीं है। इसके हर एक्ट में पिछले एक्ट का उसको अंदाज़ा नहीं होता। पिछले एक्ट में जब होता है तो कैरेक्टर नए एक्ट में जाता है तो उसको अंदाज़ा नहीं होता उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि यहाँ पर जब वो आएगा तो उसको डेंजर का थोड़ा सा अंदाज़ा तो हो जाएगा, लेकिन फुल एक्सटेंड पे जाके अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो गोल हासिल करना चाहता है वो कितना अपोज कर रहा है एंटागोनिस्ट को। तो जब एंटागोनिस्ट को वो पसंद ही नहीं आ रहा कि वो चीज़ हासिल करे, तो फिर उसको अब ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ये ख़तरनाक मसले में की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो रियलाइज़ करेगा। तो फिर आयरन मैन में एक्ट 3 में क्या है कि वो अपना एक नया सूट बना रहा होता है, ठीक है। वो ये नहीं जानता कि उसको, यानी वो अपने गोल की तरफ एक नया मैंने सूट बनाना है, तो वो हासिल करना चाह रहा है इस वक्त, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसको क्या चीज़ सामना करना पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि वो जो एक तो जो उसकी एंटरप्राइज थी उसका क्या हाल हो रहा है पीछे, उसका नहीं पता, यानी उसकी जो वेपन बनाने वाली। और सेकंड जो उसका एंटेगनिस्ट है उबैदा, वो क्या करने जा रहा है या वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में भी अभी तक टोनी स्टार्क को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उबैदा चाहता है कि उसको मैं किल कर दूं, मार दूं। तो ये चीज़ का अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो बेसिकली मेन कन्फ्लिक्ट को अभी चाह नहीं रहा कि मेरी तरफ आ जाए। यानी कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं सबसे बड़े मसले में आके खड़ा हो जाऊँ। लिहाजा वो हम कहते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट सीकिंग इन टू द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट, यानी कि वो चाह नहीं रहा कि मेरी सेंट्रल कन्फ्लिक्ट मिल जाए इस टाइम, वो नहीं चाह रहा। लेकिन उसके एक्शन उसको उस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल देंगे, ले जाएंगे। इट मीन्स कि वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को दावत नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर उसका सामना करूँ, वो नहीं चाह रहा, लेकिन उसके एक्शन उसको उसकी तरफ ले जाएंगे। चूँकि व्यूअर्स कैरेक्टर जो है वो अब सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट तरफ एंटर हुआ है, तो यहाँ पर वो रियलाइज़ करता है कि वो पहले एक्ट्स की तरह उसको कुछ चॉइसेस नहीं मिल रही यहाँ पर। वो रियलाइज़ करता है कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर उसको एक पर्सनल कमिटमेंट करनी है और ही हैज़ टू फाइट, देयर इज़ नो अदर चांस, देयर इज़ नो चॉइस। तो इस तरीके से ये वो रियलाइज़ कर रहा होगा। अगर आप टाइटैनिक में देखें, रोज़ की वो जो न्यू ड्राइंग होती है जो कि जैक ने बनाई होती है, वो उसको अपने मंगेतर के दराज में, ठीक है, ड्रॉर में रख के आती है।
यानी कि वो अवेयर होती है कि वो क्या करने जा रही है। यानी उसको ये पता होता है कि वो इससे ये खुश, ना उसकी मदर खुश होगी ना वो उसका मंगेतर खुश होगा, लेकिन वो उसके ड्रॉर में रख के जाती है। और जब कैल को, जो कि उसका मंगेतर को पता चलता है उस ड्राइंग का, तो उसे अंदाज़ा होता है कि ही इज़ समथिंग अप टू, यानी कि अभी तक तो वो इतना नहीं, इसको बस छोटा मोटा ही समझ रहा था, लेकिन यहाँ तक जब बात आ जाती है तो उसको अंदाज़ा होता है कि ही इज़ एंटरिंग इनटू सेंट्रल कन्फ्लिक्ट। तो लिहाजा उसको पता कि ये एक सेंट्रल कन्फ्लिक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, कैल को भी अंदाज़ा हो जाता, तो लिहाजा वो फिर अपने प्लान्स बनाता है। लेकिन हमें पता है कि इस स्टोरी में एक जो मसला आता है वो शिप के टूटने का भी आता है। तो वहाँ पर बिल्कुल उस मौके पर शिप ब्रेकिंग भी होती है, अगर आपने टाइटैनिक देखी हो तो वो भी एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है ना, बाद में इसका जिक्र करेंगे। तो फिर अब सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो इसमें यूजुअली हमें कह सकते हैं कि इस एक्ट में ऑडियंस को क्लैरिफाई होता है कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ठीक है ना। अगर जगह करेक्टर भी सिर्फ स्टम्बल हुआ उसकी तरफ, लेकिन ऑडियंस को जान पाते हैं कि असल में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, और इससे ये अंदाज़ा हो जाता है ऑडियंस को भी और राइटर को भी पता होता है कि अब बेसिकली जो हमारी ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो क्या करने लगी हैं और वो क्यों ये करना चाहती हैं, यहाँ तक पता चल चुका होता है। थर्ड एक्ट की बात करूँ, अब इसके सिग्निफिकेंस में हम एक और चीज़ का इजाफा करते हैं। तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरह एलैबोरेट कर लें, और ये सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड एक्ट में यही सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में आ रही बात। जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है व्यूअर्स, वो रिवॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियल्स। यानी मिसाल के तौर पे एक फोर्सेस का आइडियल ये कि मिसाल के तौर पर मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, ठीक है। सपोज इसकी मिसाल लेते हैं, एक बंदा कहता है कि मैंने ये घर हासिल करना है, ठीक है। उसके अंदर एक चाचा है, ठीक है। वो चाचा कहता है कि नहीं यार, ये जो है ना, मैंने ये घर नहीं बेचना क्योंकि ये जो ख़ानदान इसको ख़रीदने आ रहे हैं इससे मेरी एक दुश्मनी है, मिसाल दे रहा हूँ। अब तो ये दो आइडियल्स हैं, वो गोया हर कैरेक्टर की या हर फोर्स की एक अपना आइडियलिज्म है। ये इस तरह नहीं है, ये बैड और गुड नहीं है, ये इवल और गुड नहीं है, ये कोई उस तरह का कंट्रास्ट नहीं है। जहन में रखें, कोई एक चीज़ बुरी या अच्छी नहीं है। अगर आप मिसाल पर एंटागनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ठीक नज़र आएगी, ठीक है ना। अगर आप सारी स्टोरी को एंटागनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना शुरू कर दें तो आपको वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि ये आइडियलिज्म की, ये आइडियल्स की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो अपने आइडियलिज्म की तरफ जा रहे हैं और अपने वर्ल्ड को हासिल करना चाह रहे हैं, और इसलिए दोनों म्यूचुअली, मैंने आपको जिक्र किया था कि ये आपस में एट ऑड्स हो गए, ठीक है ना। तो ये जो इनका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव गोल्स हैं, ठीक है ना, ये अपने अपने आइडियल्स पर बेस कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ये गुड और बैड वाली बात नहीं है, ये ज़रा थोड़ा सा जहन में रखें, ठीक है ना। ये कोई उस तरह का, ये अमरीश पुरी नहीं बैठा कि मैंने मूछें यहाँ पे यूँ करनी है और हम इस तरह का एंटागोनिस्ट दिखाते रहते हैं, ठीक है ना। सैकड़ों फिल्मों में हमारा बस इस तरह के एंटागोनिस्ट होता है, और हम किसी चीज़ को हमने यानी गुड और ईवल को उस तरह यहाँ पर नहीं देखना, ये ध्यान में रखें बात को। इसको और एलैबोरेट करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक सुपीरियर आइडियल है, एक इन्फीरियर आइडियल है। क्यों ये सुपीरियर और इन्फीरियर है? वो भी स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट पे है। यानी हो सकता है किसी और स्टोरी में जो आज आपने सुपीरियर आइडियल बनाया वो हो सकता है उसमें इन्फीरियर हो। अगेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन दो कॉन्फ्लिक्ट्स को जब देखना तो इसको आप कह सकते हैं कि एक सुपीरियर आइडियल है, एक इन्फीरियर आइडियल है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि एक जो है वो गुड है और दूसरा ईवल है, ये नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी पे, यानी कि स्टोरी के वर्ल्ड में सुपीरियर आइडियल जो है वो करेक्ट है, वो करेक्ट है, और इन्फीरियर करेक्ट नहीं है। अगेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, हो सकता है कि एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरी स्टोरी में, एक दूसरे वर्ल्ड में आपने जो इन्फीरियर रखा हुआ है वो उधर सुपीरियर हो। लिहाजा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में अगर आप देखें तो ये कोई गुड और ईवल वाला चक्कर नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में जो सुपीरियर आइडियल है वो प्रूवन करेक्ट हुआ है,
ठीक है, वो सही साबित हुआ हमेशा, लिहाजा वो फिर हमारा सुपीरियर आइडियल हो जाएगा और दूसरा हमारा इंफीरियर आइडियल हो जाएगा। तो अगेन व्यूअर्स आप कह सकते हैं कि डुअलिटी हमने अभी देखी है गुड और करेक्ट और इनकरेक्ट की। ये अगेन मैंने आपको बार बार कहा कि दुनिया में कोई चीज़ उस तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। ये अमरीश पुरी नहीं बैठा, ये वो अपनी वो उस तरह के हम एंटेगनिस्ट बना के बैठे रहते हैं जिसको सिर्फ आपने ईवल ही दिखाना है, ठीक है। इस तरह नहीं होता दुनिया में, ठीक है ना। इनके अपने अपने आइडियलिज्म्स होते हैं, ठीक है ना। क्यों एक करेक्टर जो है वो ये चीज़ हासिल करना चाहता, भाई उसका गोल है, वो कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में करेक्ट नहीं है तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो इसको हम आगे भी देखेंगे। ये हम सब चीज़ें जो पढ़ते हैं उसमें ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपकी जो है वो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, तो आपको समझ में आती है बात कि हाँ हम ये क्या। तो हमारे जहन में जो एंटागनिस्ट होता है वो अगेन सिर्फ ईवल होता है, दिस इज नॉट द केस। बल्कि ये जो डुअलिटी है, जो कि करेक्ट और इनकरेक्ट की डुअलिटी है, ये बेसिकली ये जो डुअलिटी है जो कि ये आइडियल्स की वजह से पैदा हुई है। इस वक्त दो आइडियल्स की वजह से जो डुअलिटी पैदा हुई है, ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को एक मकसद दे रही है, देखिए ना। अदरवाइज सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? ये जो दो आइडियल्स थे जिनकी वजह से बेसिकली एक डुअलिटी यानी कि दो तरह की बात सामने आई, वो दो तरह की बात ही तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हमें लेके जा रही है कि इनका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ये है। और उसको समझने की बात ये कि ये जो अपोजिंग आइडियल्स हैं ये इतने शार्प हैं, कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी में कोई भी चीज़ ट्रू हो सकती है, कोई भी चीज़ ट्रू हो सकती है। तो इसलिए आपका एंटेगनिज्म भी इस किस्म का होना चाहिए, ठीक है। वो अमरीश पुरी वाली बातों से हमें बाहर आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कुछ कॉन्टेक्स्ट स्टोरीज में बनाते हैं लोग, बनना भी चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ब्लैक वाइट और ईवल एंड गुड और इस तरह की चीज़ें। देयर मस्ट बी सुपीरियर आइडियल्स एंड इन्फीरियर आइडियल्स, ठीक है। उनकी वजह से, उनकी कॉन्फ्लिक्शन की वजह से जो डुअलिटी आई है वो बेसिकली सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट के पर्पस को जन्म देती है। इन व्यूअर इसकी मिसाल अब अवतार में लें तो अवतार में क्या है कि एक कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है और जो नेवी के जो रिसोर्सेज हैं उस वर्ल्ड के, उसको ख़ासतौर पे वो जो ट्री था उसके नीचे हिडन जो रिसोर्सेज थे उनको वो हासिल करना चाह रही थी, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये आइडियलाइज कर रही है वेल्थ को, दौलत को, कि वो जो चीज़ मैं हासिल करूँगा वहाँ से, उनके दरख्तों के नीचे से, वो मुझे वेल्थ देगी। और इसी तरह वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देख रही है। तो ये उसका आइडियलिज्म है या ये वो उनका आइडियल है उस कंपनी का, ओके। जबकि अगर आप नेवी को देखें तो वो नेचर पर आइडियलाइज कर रहे हैं, या उनका आइडियल जो है वो नेचर है और उनका हेरिटेज है। जो हेरिटेज उनका सदियों से चला आ रहा है तो वो क्यों उसको आसानी से दे देंगे। तो अब कॉन्फ्लिक्ट इन दो आइडियल्स में कैसे आया कि जब कंपनी ने सोचा कि नहीं यार अब मुझे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनको क्रश कर देना चाहिए, जो कि और ख़ास तौर पे वो जो एंसेस्ट्रल ट्री जो उनका चला आ रहा है सदियों से, जिस पर वो अपनी पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब वहाँ पर अपनी जो है दुआएं भी करते हैं। तो वो उनके लिए हेरिटेज है, उनके लिए एक सदियों का एक समझे के सेंट्रल पॉइंट है उनकी ज़िंदगी का, उन सब की नेवी की ज़िंदगी का। तो वो नेचर है। और यहाँ पर जब फैसला कर लेती है कंपनी कि नहीं मुझे वो रिजर्वायर हासिल करना है जो कि उस दरख्त के नीचे है, तो इसके लिए उसको क्रश भी करना पड़े तो वो करेंगे। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं या दोनों आइडियल्स जो हैं, दोनों जो आइडियल यानी कन्फ्लिक्टेड आइडियल्स हो गए, कन्फ्लिक्ट आ गए दोनों आइडियल्स के दरमियान, तो ये कन्वर्ज हो रहे हैं। एक किस जगह पे आके कन्वर्ज हो रहे हैं? एक फिजिकल जो कि म्यूचुअल गोल है दोनों का, ठीक है। उन दोनों का अपना अपना एक म्यूचुअल जो फिजिकल गोल है। तो इस वजह से फिर दोनों फोर्सेस जो हैं इकट्ठी नहीं रह सकती, दे कांट एग्जिस्ट टुगेदर। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। और जहाँ पर कोई फिजिकल आपके पास एंटागोनिज्म नहीं होता, वहाँ पर भी आपको ये कॉन्फ्लिक्ट के आइडियल कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। और जैसा आप देखें ग्रेविटी में स्पेस आपका दुश्मन है। और स्पेस अब जो
हमारी हीरोइन है, तो जो आइडियल ये जो हमारी हीरोइन परस्यू कर रही है वो लाइफ है। उसका आइडियल लाइफ है कि मैं बच के अर्थ पे आना है, उसको जिंदगी है। जबकि स्पेस इज फॉर नथिंग लेस, स्पेस इज नथिंग लेस। तो स्पेस का जो आइडियल है वो नथिंग लेस है। क्यों? क्योंकि स्पेस में लाइफ नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ लाइफ है। तो दोनों आइडियल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, और यही वजह है कि फिर यहाँ पर जब वो कन्फ्लिक्ट में दोनों आइडियल्स आएंगे तो कोई एक ही एग्जिस्ट कर सकेगा। तो ये आपको बताने का था कि ये सिग्निफिकेंस ऑफ दी सेकंड एक्ट है। और व्यूअर्स ये भी आपको ज़हन में रखना है कि ये जो फिल्म में होता क्या है कि जो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियल्स, ये पहले सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आते हैं और फिर कैरेक्टर की तरफ। यानी अगर आप अवाटार में देखें व्यूअर्स, अगर आप देखें जब स्टोरी बिगिन होती है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जो हमारा कैरेक्टर होता है उसकी बड़ी वीक अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स एनी आइडियल। दूसरे लफ्ज़ों में यानी अगर आप अवाटार में देखें तो जेक सली की क्या अट्रैक्शन थी किसी आइडियल की तरफ। वो तो कुछ पैसे कमाना चाहता था उस कंपनी, यानी कि जो आइडियल उसकी कंपनी का था वही उसका आइडियल था ना। या थोड़ा सा पैसे कमा लूँगा, थोड़ा सा ज़रा ऊपर से घूम फिर आऊँगा, नए वर्ल्ड को देखाऊँगा। लेकिन ये तब उसको रियलाइज़ होता है जब वो नवे की दुनिया में जाता है और फिर उसको पता चलता है कि यार उनका आइडियोलॉजी क्या है या उनका आइडियोलॉजिकल सिस्टम क्या है। तब उसकी तरफ उसकी अट्रैक्टिवनेस होती है। तो ये आपको ज़हन में रखना है। कुछ स्टोरीज में व्यूअर्स कैरेक्टर जब फिल्म स्टार्ट होती है तो कैरेक्टर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी आइडियल की तरफ, ना सुपीरियर की तरफ ना इन्फीरियर की तरफ। ये जब वो उस स्टोरी में घुसता है तो फिर वो अपने आप को अलाइन करता है किसी एक आइडियल की तरफ। ये भी आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। और समटाइम्स व्यूअर जो हमारा कैरेक्टर होता है जो बेसिकली व्यूअर सुपीरियर आइडियल होता है, वो हमने पहले कहा कि वो स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में वो करेक्ट होता है। तो अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप मार खा जाएंगे। इसी तरीके से मतलब अगर आप इसमें देखें गेम ऑफ थ्रोन्स में नेड स्टार्क जो होता है वो किस वजह से, वो मतलब उसका आइडियल क्या है कि ऑनेस्टी दिखानी है, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी में ये जो आइडियल यानी कि वो वहाँ पर सुपीरियर आइडियल क्या है कि चालाकी चलो, यानी वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरी में सुपीरियर आइडियल ये है कि आपने अपनी ताकत को मेंटेन रखना है, चाहे आपको किसी को कत्ल करना पड़ जाए, चाहे आपको किसी से झूठ बोलना पड़ जाए, किसी को मरवाना पड़ जाए। तो अगर आप उसके अगेंस्ट, यानी कि आपने तो नेड स्टार्क तो अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट और उसने बड़ा फर्माबरदार और जिसे हम कहते हैं कि बात मानने वाला और दोस्ती निभाने वाला शख्स दिखाया है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में वो फिट नहीं हुआ। गोया उसने इन्फीरियर आइडियल को चूज कर लिया था और यही वजह कि वो मारा गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं व्यूअर्स, इनको आप देखें। क्यों कोई बंदा स्टोरी में मर जाता है, कोई नहीं मरता, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है। तो अब आइडियल्स की जंग है। मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ें नहीं बताते लोग, समझाते नहीं हैं। और हमें अगर ये मौका मिला, हमें सीखना चाहिए। टेक्स टाइम, वीडियो को बार बार देखें और समझें क्या। तो मैंने आपको नेड स्टार्क की एग्जांपल दे दी, मैंने वो बता दिया कि जो भी ये हमारी होती है ना, जिसे हम कहते हैं, जो हम बहुत सारी कहते हैं ट्रैजिक स्टोरीज में यही होता है कि कैरेक्टर बेसिकली इन्फीरियर आइडियल की परसूट में चला है। ये मसला होता है उसके साथ, और यही वजह है तो हम उनको ट्रैजिक स्टोरीज कहते हैं। और व्यूअर्स वो क्यों जाता है उसकी तरफ? क्योंकि उसको सही चीज़ समझ रहा होता है ना। लेकिन जिस वर्ल्ड में वो है उसमें वो एक इन्फीरियर आइडियल है एंड ही हैज़ टू लूज। दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड प्लेस। व्यूअर्स एक कॉमन स्टोरी टेलिंग टेक्निक ही होती है कि आप अपने सेंटर कॉन्फ्लिक्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं जब आप मेन एंटागनिस्ट को कैरेक्टर की आइडियोलॉजिकल चॉइस को मिरर कर दें, जिसको हम कह सकते हैं अ मिरर एंटागनिस्ट। यानी कि बेसिकली एक ही कॉइन के दो रुख हैं, उसमें हम सिर्फ ये एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि हम कहते हैं कि मिरर एंटागनिस्ट बना लो, एम्पलीफाई करने के लिए स्टोरी, यानी बना लो। ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये आप अपने उसमें ख्याल में एक चीज़ को लेके आते हैं कि ये मिरर
हमारा एंटागोनिस्ट होता है, ये करेक्टर ही होता है एग्जैक्टली सेम, वो उसी तरह की उसकी पोजीशन होगी, वो उसी तरह का प्रोफेशन करेगा, लेकिन वो अगेंस्ट होगा उस आइडियल की तरफ जिसकी तरफ करेक्टर परस्यू कर रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये इसको कहते हैं मिरर एंटागोनिस्ट। बिल्कुल करेक्टर के बिल्कुल एक है, लेकिन उनके आइडियल्स जो है वो डिफरेंट है। वो हो सकता है अच्छा हो सकता है वो उसकी पोजीशन उसकी जो है वो बिल्कुल करेक्टर की तरह उतनी ही इंपॉर्टेंट उसकी पोजीशन हो, उसको लोग भी पसंद करते हो, लेकिन उनके आइडियल्स डिफरेंट है। इसे हम कहते हैं द मिरर एंटागोनिस्ट। यहाँ पर अपने आप स्टोरी टेलिंग के ख्याल को आप बिल्कुल उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है यूज़ कर सकते हो इस बात को। तो मिरर, अब जो एंटागोनिस्ट है वो क्या है? करेक्टर वो बन सकता है, करेक्टर वो बन सकता है जो कि मिरर एंटागोनिस्ट इस वक्त है। तो हमारा जो करेक्टर है वो मिरर एंटागोनिस्ट बन सकता है बिल्कुल, अगर वो आइडियल को स्विच कर देता है। तो वो यहाँ इन्फीरियर से सुपीरियर में चला जाता है या सुपीरियर से इन्फीरियर में चला जाता है, जो भी स्टोरी कॉन्टेक्स्ट में बात जा रही है। तो लिहाजा हम अपने करेक्टर को मिरर एंटागोनिस्ट में देख सकते हैं कि यार मेरा करेक्टर ये ना हो जाए अगर उसने ये वाला आइडियल परस्यू ना किया। एक ही क्वाइन है, उसकी दो साइड है, एक मिरर एंटागोनिस्ट और एक करेक्टर। तो ये समझाने के लिए मैंने कि ये स्टोरी टेलिंग एक टेक्निक है। तो व्यूअर्स, आयरन मैन में जो हमारा मेन एंटागोनिस्ट है उबैदा, वो ऑलमोस्ट टोनी स्टार्क है, लेकिन क्या यानी वो बिलियनियर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है वेपन्स को, वो जेट मेकिंग करता है, वो सब कुछ जो टोनी स्टार्क करता है वो बिल्कुल उसी की तरह उसी की पोजीशन में है, लेकिन दोनों के आइडियल में फ़र्क है। क्या? जो उबैदा है वो किसी को भी वेपन भेज सकता है, चाहे वो टेररिस्ट में, उसको पैसे चाहिए, वेल्थ चाहिए। जबकि टोनी स्टार्क जो है वो ये नहीं चाहता कि हमारे जो वेपन्स है वो टेररिस्ट के हाथ लगे। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट इन दोनों के आइडियल्स का है। और फिर व्यूअर्स पे ऑफ जो हमने जिक्र किया था एक्ट 2 में, वो यूजली एक्ट 3 में आप उसको इस एक्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं सेटअप करने में, यानी कि वो पे ऑफ जो है वो बाद में होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस एक्ट में अगर आप ग्रेविटी में देखें तो वो जब इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करती है हमारा जो क्रू होता है, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट वो मरने के करीब आ जाते हैं। तो लिहाजा ये लर्न करते हैं कि स्पेस में भी फायर एक्सटिंग्विशर के साथ भी कोई प्रोपेलेंट फोर्सेज है जो उनको तंग कर सकते, जो फिर एक्ट 5 में जाके इस नॉलेज को पे ऑफ किया जाता है। और स्टोन जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर को इंटेंशनली यूज़ करती है प्रोपेल करने के लिए। तो ये अब आप देख सकते हैं। तो वो एक्ट 3 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब फिर हम इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर में मैं कह सकता हूँ कि हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में काफ़ी पढ़ा, और इसमें मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में भी किसी ने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया जाए। और अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट्स व्यूअर्स मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और ये आइडियल्स क्या होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियल्स क्या होता है और आइडियलिज्म क्या होता है। तो व्यूअर्स, में उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।